नमस्कार। आज हम व्यापार की शर्तों के बारे में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले के व्यापार की शर्तों के वीडियो में हमने दो तरह की व्यापार की शर्तें, एक शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें तथा सकल वस्तु विनिमय शर्तों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम व्यापार की आय शर्तों के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ाते हुए अपने डिस्कशन को हम देखते हैं कि इन दो शर्तों के अलावा भी व्यापार की अनेक शर्तें हैं। शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों की धारणा जैकब वाइनर और जीएम मायर ने प्रस्तुत की थी। उन पर सुधार करते हुए डॉरेंस ने व्यापार की आय शर्तों की धारणा को प्रस्तुत किया। शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों में निर्यात एवं आयात कीमतों पर ही ध्यान दिया जाता है, जबकि डॉरेंस ने इन्हीं शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों के साथ ही निर्यातों की मात्रा को भी शामिल करते हुए व्यापार की आय शर्तों की धारणा को प्रस्तुत किया। ये शर्तें किसी देश के निर्यातों में परिवर्तन के अनुपात में उसकी परिवर्तित होती हुई आयात क्षमता को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि व्यापार की शर्तें किसी देश के निर्यातों के आयातों के रूप में उसके निर्यातों की क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो ये शर्तें भी देश के निर्यातों में परिवर्तन के अनुपात में उसकी परिवर्तित होती हुई आयात क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार व्यापार की आय शर्तें किसी देश की शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों तथा उसके निर्यात मात्रा सूचक का गुणनफल होती है। इसे हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं: TY व्यापार की आय शर्तें, TC वस्तु विनिमय शर्तें हैं और QX निर्यात की मात्रा है। वस्तु विनिमय शर्तों को इस तरह हम लिख सकते हैं PX/PM, और उसके साथ यदि हम आयात निर्यातों की मात्रा को शामिल करें तो ये शर्तें इस तरह प्रदर्शित की जाती हैं PX/QX/PM, अर्थात निर्यातों की आयातों की मात्रा के रूप में निर्यातों की मात्रा के रूप में आयात की क्षमता, कुल क्षमता किसी देश की आयात करने की कितनी बनती है। तो इसे हम अगर डिटेल में देखें तो आयात कीमतों का सूचक मल्टीप्लाइड बाय निर्यात कीमतों का सूचक मल्टीप्लाइड बाय निर्यातों की मात्रा और अपॉन आयात कीमतों का सूचक। इसे यदि हम उदाहरण द्वारा समझें तो इसे इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ PY आय शर्तों को दिखाता है। AH इमलाह ने ये PY सूचक इसका लिया था। उसने इन व्यापार की शर्तों को व्यापार सूचक से निर्यात लाभ एक्सपोर्ट गेन फ्रॉम ट्रेड इंडेक्स नाम दिया। तो यदि हम यहाँ माने कि PX यानी निर्यात कीमतें 140, निर्यातों की मात्रा 80 और आयात कीमतें 70 हैं, तो व्यापार की आय शर्तें 160 होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि आधार वर्ष से अब इसमें 60% सुधार हो गया। यदि हम इस तरह माने कि निर्यात कीमतें 80 हैं, निर्यातों की मात्रा 120 है और आयात कीमतों का सूचक 160 है, तो ये व्यापार की शर्तें 60 आएंगी, जिसका मतलब ये हो गया कि आधार वर्ष की तुलना में 40%
प्रतिकूल हो गई शर्तें। व्यापार की आय शर्तें 40% अब प्रतिकूल हो गई, 100 से अब 60 हो गई। व्यापार की आय शर्तों के सूचक में वृद्धि से मतलब होगा कि देश अपने निर्यात के बदले अधिक वस्तुएं आयात कर सकता है। देश की व्यापार की आय शर्तें बेहतर हो सकती हैं, परंतु हो सकता है कि उसकी वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें प्रतिकूल हो जाए। अगर हम ये मान लें कि आयात कीमतें स्थिर रहती हैं, पीएम स्थिर है, और निर्यात कीमतें गिर जाएं, तो विक्रय बढ़ जाएंगे, निर्यात बढ़ जाएंगे और इससे निर्यात का मूल्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार हो सकता है कि व्यापार की आय शर्तें बेहतर हो गई हों, लेकिन वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें प्रतिकूल हो जाएं। व्यापार की आय शर्तों को आयात करने की क्षमता कहा जाता है। यह आवश्यक है कि दीर्घकाल में किसी देश के कुल निर्यातों का मूल्य उसके आयातों के मूल्य के बराबर हो, अर्थात PX-QX बराबर हो PM-QM के। PX-QX का मतलब हो गया निर्यात, QX निर्यातों की मात्रा और PX हो गई निर्यातों की कीमत। तो ये इसका मतलब हो गया निर्यातों का कुल मूल्य ये बराबर होना चाहिए PM-QM के, यानी आयातों के कुल मूल्य के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार PX-QX अपॉन PM, हम PM को अगर इधर ले आएँ तो PX-QX अपॉन PM-QM के बराबर होगा, यानी आयातों की मात्रा के बराबर होगा। तो इसे हम आयात क्षमता कह सकते हैं। किसी देश की आयात क्षमता बढ़ सकती है बशर्ते कि अन्य बातें अपरिवर्तित रहें, जैसे कि निर्यात की कीमत PX बढ़ जाती है, अथवा आयात की कीमत PM गिर जाती है, अथवा निर्यात की मात्रा QX बढ़ जाती है। तो जिन विकासशील देशों की आयात क्षमता कम होती है, उनके लिए व्यापार की आय शर्तों की धारणा का बहुत ही व्यावहारिक मूल्य है। व्यापार की आय शर्तों की आलोचनाएं। पहली है, व्यापार से लाभ या हानि को मापने में यह विफल है। व्यापार की आय शर्तों का सूचक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ या हानि सही मापने में असमर्थ रहता है। जब किसी देश की आयात क्षमता बढ़ती है तो इसका मतलब केवल यह होता है कि वह पहले से अधिक निर्यात भी कर रहा है। वास्तव में निर्यात में किसी देश के वास्तविक साधन भी सम्मिलित रहते हैं, जिन्हें लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए घरेलू रूप से प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी आलोचना है इसकी, आयात की कुल क्षमता से संबंधित नहीं है। ये व्यापार की आय शर्तों का सूचक आयात करने की निर्यात आधारित क्षमता से संबंध रखता है, न कि किसी देश की कुल आयात क्षमता, जिसमें देश की विदेशों से विनिमय प्राप्तियां भी सम्मिलित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश के व्यापार की आय शर्तों का सूचक गिर गया परंतु इसकी विदेशी विनिमय प्राप्तियां बढ़ गईं, तो वास्तव में तो इस देश की आयात क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन सूचक गिरावट को प्रदर्शित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ को मापने के लिए व्यापार की आय शर्तों के सिद्धांत के मुकाबले व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तों की धारणा को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी है, व्यापार की वस्तु शर्तों से यह घटिया है, क्योंकि व्यापार की आय शर्तों का सूचक व्यापार की वस्तु शर्तों पर ही आधारित है, लेकिन इससे विरोधाभासी परिणाम निकलते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को मापने के लिए व्यापार की आय शर्तों की बजाय वस्तु विनिमय शर्तों का ज़्यादा प्रयोग करना ठीक होगा। अब हम व्यापार की एकल घटकीय शर्तों का अध्ययन करते हैं। व्यापार की वस्तु शर्तों की धारणा निर्यात उद्योगों में होने वाले उत्पादकता परिवर्तन पर विचार नहीं करती। प्रोफेसर जैकब वाइनर ने व्यापार की एकल घटकीय शर्तों की धारणा प्रस्तुत की, जो घरेलू निर्यात क्षेत्र में परिवर्तनों को भी जगह देती है। इसकी गणना करने के लिए व्यापार की वस्तु शर्तों के सूचक को घरेलू निर्यात उद्योगों में उत्पादकता के परिवर्तनों के सूचक से गुणा कर दिया जाता है। इसे इस तरह से व्यक्त किया जाता है
TS सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, TC वस्तु विनिमय शर्तें हैं, और FX निर्यात उद्योगों में उत्पादकता का सूचक है। TC को इस तरह से PX अपॉन PM के रूप में व्यक्त करने पर ये शर्तें होंगी PX.FX PX मल्टीप्लाइड बाई FX अपॉन PM। ठीक है। अब यह फॉर्मूला ये बता रहा है कि जब किसी देश के निर्यात उद्योगों की उत्पादकता सुधर जाए, यदि FX में सुधार हो जाए, तो उस देश के व्यापार की एकल घटकीय शर्तें भी सुधर जाएंगी। जैसे जैसे FX बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा। यदि किसी देश के निर्यात उद्योगों की उत्पादकता बढ़ जाती है तो उसके व्यापार की एकल घटकीय शर्तों में सुधार हो सकता है, भले ही उसकी व्यापार की वस्तु व्यापार शर्तें प्रतिकूल हो जाएं। उदाहरण के लिए, जब किसी देश के निर्यात उद्योगों की उत्पादकता बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप हो सकता है कि देश की आयात कीमतों की सापेक्षता में निर्यात कीमतें गिर जाएं। PX हो सकता है कि PM से कम हो जाए। वस्तु व्यापार की शर्तें तो बिगड़ जाएंगी इससे, लेकिन देश के व्यापार की एकल घटकीय शर्तों में सुधार हो जाएगा क्योंकि FX की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। इसकी आलोचनाओं में हम कह सकते हैं कि उत्पादकता सूचक निर्मित करने के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध करना बहुत कठिन होगा, और फिर व्यापार की एकल घटकीय शर्तें दूसरे देश में आयात उद्योगों के उत्पादन की संभावित घरेलू लागत पर ध्यान नहीं देती हैं। इस कठिनाई को हल करने के लिए फिर वाइनर ने व्यापार की द्विघटकीय शर्तों की धारणा बनाई। व्यापार की द्विघटकीय शर्तें उन उत्पादकता परिवर्तनों पर ध्यान देती हैं जो घरेलू निर्यात क्षेत्र में और देश के आयातों का उत्पादन करने वाले विदेशी निर्यात क्षेत्र में होते हैं, अर्थात इन दोनों क्षेत्रों में होंगे। व्यापार की द्विघटकीय शर्तों को मापने वाले सूचक को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। TD व्यापार की द्विघटकीय शर्तें डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, TC वस्तु विनिमय शर्तें हैं, FX निर्यात उत्पादकता सूचक है, और FM आयात उत्पादकता सूचक है। ठीक है। तो TC को PX अपॉन PM के रूप में व्यक्त करने पर हम इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं PX अपॉन PM डॉट FX अपॉन FM। ठीक है। यह सूचक किसी देश की विनिमय दर से उस परिवर्तन को मापने में सहायक होता है जो निर्यातों का उत्पादन करने वाले घरेलू साधनों की उत्पादक कुशलता तथा उस देश के लिए आयातों का उत्पादन करने वाले विदेशी साधनों की उत्पादक कुशलता में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होती है। किसी देश के व्यापार की द्विघटकीय शर्तों के सूचक का मतलब है कि दूसरे देश में आयातों का उत्पादन करने वाले साधनों की सापेक्षता में निर्यातों का उत्पादन करने वाले साधनों की उत्पादक दक्षता बढ़ गई है। मतलब FM, जब FX ग्रेटर देन FM होगा तो इसका मतलब ये होगा कि विदेशी क्षेत्र जो कि हमारे आयात क्षेत्र का उत्पादन कर रहा है उनकी तुलना में हमारे देश के निर्यात उत्पादकता सूचकांक बढ़ गया है। इसकी आलोचनाएं इस प्रकार हैं। व्यापार की द्विघटकीय शर्तों का सूचक बनाना संभव नहीं है। व्यवहार में किसी देश के व्यापार की द्विघटकीय शर्तों के सूचक का हिसाब लगाना पूर्णतया संभव नहीं है। प्रोफेसर डेवेंस ने इंग्लैंड के 1948 से 53 के बीच व्यापार की एकल घटकीय शर्तों के सूचक में हुए परिवर्तनों का हिसाब लगा लिया था, परंतु किसी भी देश के व्यापार की द्विघटकीय शर्तों का सूचक बनाना आज तक संभव नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि इसमें दूसरे देश के आयात उद्योगों में हुए उत्पादकता परिवर्तनों की घरेलू निर्यात उद्योगों के उत्पादकता परिवर्तनों के साथ माप और तुलना शामिल हो जाती है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। दूसरा, उत्पादक साधनों की अपेक्षित मात्रा महत्वपूर्ण नहीं। देश के आयातों के उत्पादन के लिए दूसरे देश में उत्पादक साधनों की आवश्यक मात्रा महत्व नहीं रखती।
बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि निर्यातों की दी हुई मात्रा के बदले वस्तुओं की कितनी मात्रा आयात की जा सकती है। ठीक है। तीसरा इसकी आलोचना है, व्यापार की द्विघटकीय शर्तों और व्यापार की वस्तु शर्तों में अंतर नहीं है। यदि उत्पादन में पैमाने के प्रतिफल स्थिर हों और परिवहन लागतें ना हों तो व्यापार की द्विघटकीय शर्तों और व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तों में कोई अंतर है ही नहीं। चौथा है, व्यापार की एकल घटकीय शर्तों की धारणा अधिक सार्थक है। किंडलबर्जर का मत है कि व्यापार की द्विघटकीय शर्तों की धारणा की अपेक्षा एकल घटकीय शर्तों की धारणा अधिक सार्थक है। हमें तो इस बात से मतलब होना चाहिए कि हमारे साधन कितनी वस्तुएं अर्जित कर सकते हैं। इस बात से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं कि हमारी साधन सेवाएं विदेशी साधनों की सेवाओं के रूप में क्या प्राप्त करती हैं। और फिर जो प्रश्न विदेश में उत्पादकता से संबंध रखता है वह आयातित वस्तुओं की क्वालिटी का प्रश्न होता है। ठीक है। अब हम व्यापार की वास्तविक लागत शर्तों का अध्ययन करते हैं। वाइनर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वास्तविक लाभ मापने के लिए एक व्यापार शर्तों का सूचक निर्मित किया है। इसे वे व्यापार की वास्तविक लागत शर्तों का सूचक कहते हैं, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन संसाधनों की प्रति इकाई अनुपयोगिता की मात्रा के रेसिप्रोकल को यानी व्युत्क्रम को व्यापार की एकल घटकीय शर्तों से गुणा करके उन्होंने यह सूचक निकाला। इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं हम, TR व्यापार की वास्तविक लागत शर्तें, TS.RX, TS एकल घटकीय शर्तें .RX PX/PM EX/RX। अब यहाँ देखिए आप, TS जो कि एकल घटकीय शर्तें हैं, RX निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादक संसाधनों की प्रति इकाई अनुपयोगिता की मात्रा का सूचक है। इस फॉर्मूला में हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। यहाँ पर TS RX यहाँ बीच में इक्वल्स टू का निशान आएगा, फिर PX/PM डॉट मल्टीप्लाइड बाय FX, ये EX नहीं है, FX है, फिर डॉट RX। ठीक है। ये जो PX/PM मल्टीप्लाइड बाई FX है ये TS का मान है। ठीक है, और डॉट RX हो गया। यहाँ RX निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादक संसाधनों की प्रति इकाई अनुपयोगिता की मात्रा का सूचक है। इसकी आलोचनाओं में हम कह सकते हैं कि व्यापार की अनुकूल वास्तविक लागत शर्तें TR बताती हैं कि निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में शामिल वास्तविक लागत के रूप में आयातों की प्राप्त मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु यह सूचक निर्यात के लिए उत्पादित वस्तुओं के रूप में शामिल उस वास्तविक लागत को मापने में असमर्थ रहता है जिसे घरेलू उपभोग में प्रयुक्त आयात का भुगतान करने के लिए काम में लाया जा सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए फिर वाइनर ने व्यापार की उपयोगिता शर्तों का सूचक विकसित किया। व्यापार की उपयोगी शर्तें, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की उपयोगी शर्तों का सूचक निर्यातों की एक इकाई के उत्पादन करने में
करने की अनुपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को मापता है और उन परिवर्तनों को मापता है जो आयातों द्वारा प्राप्त सापेक्ष संतुष्टियों में और निर्यात उत्पादन के कारण त्याग की गई घरेलू वस्तुओं में होते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं, यह आयातों की सापेक्ष उपयोगिता और निर्यातों के उत्पादन के लिए त्यागी गई घरेलू वस्तुओं की सापेक्ष उपयोगिता का सूचक है। व्यापार की उपयोगी शर्तों के सूचक की गणना करने के लिए व्यापार की वास्तविक लागत शर्तों के सूचक को आयातों की सापेक्ष औसत उपयोगिता के सूचक तथा त्याग की गई घरेलू वस्तुओं के सूचक के साथ गुणा किया जाता है। यदि हम यह मान लें कि औसत उपयोगिता U है और निर्यात उत्पादन के निमित्त संसाधनों का प्रयोग करने के लिए जिन घरेलू वस्तुओं के उपभोग का परित्याग किया गया वे A हैं, तो हम U अर्थात औसत उपयोगिता को इस तरह से निकाल सकते हैं, UM1 अपॉन UA1 अपॉन UM0 अपॉन UA0। ठीक है, जहाँ पर U जो है वो आयात तथा घरेलू परित्यक्त वस्तुओं की सापेक्ष उपयोगिता का सूचक है। इस प्रकार व्यापार की उपयोगिता शर्तों का सूचक फिर इस तरह बनेगा TU यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड TR.U। TR व्यापार की वास्तविक लागत शर्तें हैं जिन्हें PX अपॉन PM डॉट FX डॉट RX से व्यक्त किया जाता है। इसको हम U जिसे हमने ऊपर दिखाया है से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि व्यापार की वास्तविक शर्तों के सूचक और व्यापार की उपयोगिता शर्तों के सूचक में मुसीबतें, परेशानी और त्याग के रूप में अनुपयोगिता की माप शामिल रहती है, इसलिए धारणाएं बहुत ही भ्रांतिजनक हैं। वास्तव में स्पष्ट रूप से अनुपयोगिता या उपयोगिता को सही ढंग से मापना संभव ही नहीं है। तो इसकी आलोचना में हम कह सकते हैं कि यह भी वास्तविक लागत धारणा की तरह कोई बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। इस कारण विकसित और अविकसित देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभों को मापने के लिए व्यापार की वस्तु शर्तों और आय शर्तों की धारणाओं का ही प्रयोग किया जाता रहा है।